नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। मैं हूँ प्रमेंद्र बिसेन और आप लोगों के लिए यूट्यूब के माध्यम से वीडियो सीरीज़ के लेक्चर लेके आया हूँ। जो स्टूडेंट दूर दराज के इलाकों में बैठे हुए हैं, जिनके पास में क्लासरूम्स की सुविधाएँ उपलब्ध नहीं है, उन लोगों के लिए भी, और ऐसे वर्किंग पीपल्स या वर्किंग पर्सन जिन लोगों के पास समय बहुत कम होता है कि एक पुस्तक रीड करें, तो हम ऐसे स्टूडेंट्स के लिए या ऐसे विद्यार्थियों के लिए एक वीडियो सीरीज़ लेके आने वाला हूँ मैं। तो ये इस वीडियो सीरीज़ का पहला वीडियो है, जिसमें लेक्चर 1 में मैं जनरली डिस्कस करूँगा भारतीय इतिहास के कुछ तथ्यों को, जिसमें से भारतीय इतिहास के मुख्य तथ्यों में शामिल होंगे इतिहास में महाजनपदों का उदय, कि कैसे हम देखते हैं। इसमें हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे 16 महाजनपदों का उदय हमारे 600 ईस्वी के आसपास में होता है। उसके बाद फिर इन महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली और सबसे मजबूत जो महाजनपद हुआ था मगध का, इस वीडियो में हम मगध को देखेंगे और इस मौर्य साम्राज्य को देखेंगे। इसी बीच में मौर्य साम्राज्य और मगध के बीच में हम सिकंदर महान भी उसी काल के हैं, तो इस वीडियो में हम सिकंदर महान को भी या सिकंदर का भी कुछ वर्णन करेंगे। ये सामान्य ज्ञान लूसेंट से ही सारा लिया गया है इसका कंटेंट। इसमें कुछ कॉपीराइट इशू हो सकते हैं, तो कॉपीराइट इशू की जगह मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो मेरी वीडियो सीरीज़ आने वाली है ये पूरा ल्यूसेंट बेस्ड वीडियो सीरीज़ है। तो इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से मैंने ल्यूसेंट के कुछ तथ्यों को लिया है, कुछ अपने तथ्यों को लिया है, और इन तथ्यों को मिला के आपके सामने बहुत बेस्ट और बहुत मज़ेदार कंटेंट प्रस्तुत करने की मैंने कोशिश किया है। तो आप आई होप कि आप लोगों को सभी को पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो बिल्कुल एंजॉय कीजिए। एंजॉय करते हुए हम करते हैं, लर्निंग करते हैं। तो हम इतिहास की बात करते हैं सर। तो जनरल नॉलेज में इतिहास एक महत्वपूर्ण विषय है। किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से देख लीजिए, आप यूपीएससी की दृष्टि से देख लीजिए, एमपीपीएससी की दृष्टि से देख लीजिए, एसएससी की दृष्टि से देख लीजिए, या फिर किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से, छोटे मोटे बड़े कंपटीशन एग्ज़ाम आप देते हैं, तो इतिहास जो है वो इतिहास का एक पोर्शन किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप इस वीडियो को देखने के बाद या इन लेक्चर्स को देखने के बाद किसी आपको बुक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट वाइज आपको याद कराते चलूँगा, कुछ ट्रिक्स बताते चलूँगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियोस पसंद आए। तो हम बात करते हैं कि भारतीय इतिहास की। तो भारतीय इतिहास भारतीय इतिहास की बात करते हैं। तो उत्तर में हिमालय से लेके जो दक्षिण में समुद्र तट तक जो फैला हुआ हमारा भूभाग है या उपमहाद्वीप है, इसी को ही भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है। जो भारत एक प्राचीन देश है, और उत्तर में हिमालय से लेके दक्षिण में समुद्रों तक, हिंद महासागर तक जो उपमहाद्वीप है, ये भारतीय उपमहाद्वीप ही भारत के नाम से जाना जाता है। इसके विकास के क्रम में और आज तक आने में बहुत रोचक तथ्यों का और बहुत समय का योगदान रहा है। एक हम क्रमिक विकास की प्रक्रिया के थ्रू धीरे 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 विकास करते गए, और आज हम वर्तमान स्वरूप पे भारत को हम देख पा रहे हैं। ये भारत का एक वर्तमान स्वरूप एक अचानक से नहीं बन गया, ये प्रागैतिहासिक काल से एक विकास का क्रम चल आ रहा है। इस विकास के क्रम में धीरे 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 विकास होता गया, और उसके बाद फिर हम एक अपने इस विकसित भारत को, विकासशील से विकसित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते हुए भारत को हम देख रहे हैं। तो इस भारतीय आज के आधुनिक भारत के जो निर्माण की रूपरेखाएं हैं, ये बहुत एक काल से कालांतर तक विकास के क्रम में चली आ रही हैं। तो हम भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित करते हुए पढ़ेंगे। एक प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत, और तीसरा आधुनिक भारत। प्राचीन भारत में जनरली हम प्राचीन सभ्यता का विकास, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता,
मुगलों से पहले का भारत, उससे पहले जब हमारा 1100 1000 ईस्वी से पहले का जो भारत है उसको हम विभाजित करेंगे तो ये प्राचीन भारत में हम इसको पढ़ेंगे। दूसरा जो आता है हमारा मध्यकालीन भारत, तो 1000 ईस्वी से लेके 1600 ईस्वी तक का जो भारत है इसको 1600-1700 ईस्वी के भारत मतलब मोमेडियन मोमेडियन जितने भी शासक आए हैं, मुगल कालीन जितने भी शासक आए हैं, तो ये सब जो शासक आए हैं इनको मिला के हम लोग इसको मुगल काल के और उससे पहले के जो शासक थे दिल्ली सल्तनत काल को, हम इसको पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत के अंदर। और आधुनिक भारत में हम पढ़ेंगे हमारे देश की जो वर्तमान ढांचा दिया गया, ये अंग्रेजों के द्वारा जब मुगल कालीन पतन होना शुरू हुआ, मुगल कालीन पतन से लेके अंग्रेजों के समय से लेके हमारे अभी राजनीतिक विकास की कहानियाँ, ये सब हम आधुनिक भारत के अंतर्गत या आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। तो हम प्राचीन भारत के इतिहास में देखते हैं कि भारत में बहुत प्राचीनतम देश है और हमारे कला और संस्कृति से विकसित देश है। तो भारत देश को भारतवर्ष कहा जाता है। भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश। भारतों का देश मतलब यहाँ के निवासों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा जाता था। भारतीय क्या है सर? भारतीय क्या है सर? हमारे देश में भारतीय क्या है? हम भारतीय हैं, हम भारतीय हैं। भारतीयों का मतलब क्या है? हम भरत की संतान है। हमारा देश का नाम महान राजा भरत के नाम पे पड़ा, जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं। तो सबसे पहले भारत एक छोटा सा प्राचीन कबीले के रूप में था, एक छोटा सा प्राचीन कबीला था। उसके बाद अपने देश को जम्बूद्वीप कहा अर्थात जामुन वृक्षों का द्वीप कहे। इसके बाद ईरान लोग इसको सिंधु नदी से जोड़ते थे। तो ईरानी लोग क्या काम करे, ये सिंधु को ट्रांसलेशन सिंधु न कह पाते थे तो वो हिंदू कहते थे, सिंधु ना कह के वो हिंदू कहते थे। तो हम हिंदू कहलाए, तो मतलब एक ईरानियों की देन है कि हम अपने आप को हिंदू कह पा रहे हैं या हम अपने आप को हिंदुस्तानी कह पा रहे हैं। हिंदू शब्द की उत्पत्ति जनरली ईरान से हुई है। तो उसके बाद यह नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया। जैसे ईरानी लोग हमको हिंदू कहने लगे तो ये नाम पूरा पश्चिम तक फैलने लगा। यूनानी से अरब और हिंद कहते थे। और मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहने लगा। जैसा ही क्या कहते हैं, मध्यकाल भारत आया 10वीं शताब्दी आते आते 10वीं ईस्वी आते तक हम लोग हमारा भारत देश हिंदुस्तान कहने लगा। और फारसी शब्द हिंदू से बना है सर। जो हिंदुस्तान का शब्द है ये फारसी शब्द है और फारसी शब्द हिंदू से हिंदुस्तान बना है। और यूनानी भाषा का शब्द इंडे के अनुसार हम इंडिया के अनुसार यूनानी शब्द के अनुसार हम इंडिया कहने लगे। तो हमारे भारत देश में प्राचीन भारत के इतिहास के जो कुछ सोर्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो प्राचीन भारत सर ये जनरल इंट्रोडक्शन है। इसके बाद एक एक करके हम चाहेंगे कि जो मैं अभी जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इसको विस्तृत मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो आप लोग इसका विस्तृत अध्ययन करें। तो मैं अब बिल्कुल भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको पूरा एक अच्छे से इसका विस्तृत अध्ययन कराऊंगा। तो हम किसी भी चीज़ की जैसे आप बात करते हैं कि किसी भी चीज़ के विकास की बात करते हैं, किसी भी देश की सभ्यता की बात करते हैं या किसी भी देश के विकास क्रम की बात करते हैं, तो इस विकास क्रम को जानने के लिए क्या होना जरूरी है? तो इस विकास क्रम को जानने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत है किसी सोर्स की, कि सर हम भारतीय इतिहास को जानना चाहते हैं या हमारे भारतीय इतिहास की जानकारी या प्राचीन समय की जानकारी क्या किससे मिली? तो कुछ सोर्सों से मिली। तो भारतीय इतिहास को जानने के लिए सोर्स क्या क्या है? तो सर भारतीय इतिहास को जानने के लिए सोर्स है धर्म ग्रंथ। पहला सोर्स है धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथों के माध्यम से हमें कुछ भारतीय इतिहास की जानकारी मिली। दूसरा कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ है। तीसरा कुछ विदेशियों का विवरण है। और चौथा पुरातत्विक संबंधित साक्ष्य है। सर क्या होता था एक जमाने में, आदिकाल के ज़माने में जब आदि मानव होता था उससे कुछ विकसित सभ्यता हुई,
तो उस समय सिर्फ पहिए का विकास हुआ। पहिए का विकास हुआ तो उस समय तो सिर्फ पहिया का खोज पाना, आग का खोज पाना बड़ी मुश्किल सी चीज़ थी। तो ये कंप्यूटर या मोबाइल कहाँ से आ जाते? तो जैसे तो कंप्यूटर मोबाइल थे नहीं, तो ये लोग क्या काम करते थे, ताड़पत्र, भोजपत्र या फिर शिलालेख बनाकर ये अपने क्या कहते हैं कुछ इतिहास को लिखने की कोशिश किए हैं। इसके साथ साथ कुछ धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है जो प्राचीन काल में, एक समय से पहले जो धार्मिक ग्रंथ है ये लिखे नहीं गए थे, ये सिर्फ एक दूसरे को बोलकर याद कराकर इनको एक स्मृति में लिया गया था। और एक समय के बाद धीरे धीरे जैसे भाषा का विकास हुआ, लिखावट का विकास हुआ, उसके अनुसार हम लोग क्या काम किए कि इन ग्रंथों को लिखना शुरू किए ना। तो धार्मिक ग्रंथ हमारे बहुत बाद का संकलन है, लेकिन ये जो पुराण है, जो क्या कहते हैं वेद है, ये बहुत बहुत क्या कहते हैं पुराने ग्रंथ है। जब हमारे सिर्फ भाषा का विकास हो पाया था, जब हमारी लिपि का विकास नहीं हो पाया था, उससे भी पुराने ये ग्रंथ हैं। तो हम ग्रंथों की बात करते हैं तो धार्मिक ग्रंथ की बात करते हैं तो धार्मिक ग्रंथों में ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है, ये 4 वेद है। और इन 4 वेदों के साथ साथ हमें 18 पुराणों की प्राप्ति हुई है। 4 वेद 18 पुराण हमें मिले हैं हमारे इतिहास को जानने के लिए। इसके अलावा कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ, कुछ बौद्ध धर्म के ग्रंथ, कुछ जैन धर्म के ग्रंथ हमें पुरातात्विक या हमारे पुरातात्विक इतिहास को जानने के लिए एज अ सोर्स के रूप में प्राप्त हुए हैं। कुछ साक्ष्य मिले हैं हमें, जैसे सिंधु सभ्यता से कुछ साक्ष्य मिले हैं। ये साक्ष्य भी हमारे इतिहास के बारे में जानने के लिए ये एक सोर्स का काम किए हैं। तो किसी भी चीज़ को जानने के लिए सर क्या जरूरी है? सोर्स जरूरी है। तो एक इतिहास में एक प्राचीन काल में एक आदि मानव वाला काल हो गया, उसके बाद आदि मानव वाले के बाद सबसे पुरानी सभ्यता थी सिंधु सभ्यता, 1600 ईस्वी पूर्व तक की। उसके बाद सर जो सिंधु सभ्यता हुई, सिंधु सभ्यता का धीरे धीरे पतन हो गया। उसके पतन के बाद जो सभ्यता आई वो सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता का पतन होने के बाद वैदिक सभ्यता वैदिक सभ्यता आई। तो सिंधु सभ्यता के काल को सिंधु काल कहा जाता है, और क्या कहते हैं वैदिक सभ्यता के काल को वैदिक काल कहा जाता है। तो हम वैदिक काल के बाद वैदिक काल जैसे ही खत्म होता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या होता है कि हमने एक प्रकार से आज के जो प्रदेशों का स्वरूप देख रहे हैं, हम आज जिलों का स्वरूप देख रहे हैं। इस प्रकार छोटे छोटे कुछ महाजनपदों का उदय होना शुरू हुआ, क्योंकि उस समय तक एक मनुष्य स्टेबिलिटी की ओर बढ़ रहा था, मनुष्य अपना निवास बनाना शुरू कर दिया था, एक राजतंत्र की व्यवस्था शुरू हो चुकी थी, क्षेत्रों को युद्ध से जीता जाना शुरू हो गया था। तो ऐसा धीरे धीरे विकास के क्रम में हम भारतीय इतिहास के स्टार्टिंग में कुछ 16 महाजनपदों के उदय के बारे में हम देखते हैं। तो महाजनपदों के उदय के बारे में देखते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, जैसे कि मैंने इसको ल्यूसेंट से लिया है। तो महात्मा बुद्ध के जन्म के बाद, महात्मा बुद्ध के जन्म के पूर्व में 6वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत 16 जनपदों के रूप में बटा हुआ था। उस समय में क्या हुआ था, भारत 16 जनपदों के रूप में बटा हुआ था। और इसकी जानकारी हमें बौद्ध धर्म आगंतुर निकाय के द्वारा मिलती है। तो सर जनरली क्वेश्चंस यहाँ पे जनरली बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है कि हमें 16 जनपदों की जो जानकारी मिलती है वो किस धर्म ग्रंथ के आधार पे मिलती है, किस धर्म से संबंधित है, या किस ग्रंथ के आधार पे मिलती है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। हमें जो जानकारी 16 जनपदों की मिलती है वो किस धर्म से संबंधित है, एक क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि हमें किस ग्रंथ के अनुसार 16 जनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। तो एक दूसरा क्वेश्चन ये बनता है। तो सर पहला क्वेश्चन का आंसर है कि हमें बौद्ध धर्म के ग्रंथ आगंतुर निकाय के द्वारा 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है।
तो अब बात करते हैं धीरे धीरे एक एक की कि 16 महाजनपद कौन कौन से थे। मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो सेशन में, एक स्पेशल सेशन में, जिसमें मैं आपको एक मैप के माध्यम से इन 16 जनपदों की करंट लोकेशन समझाने की कोशिश करूंगा। तो वो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, एक स्पेशल शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें शॉर्ट वीडियो में आपको एक समझने के लिए आसानी होगी और एक ट्रिक के साथ में बताऊंगा तो आपको याद रखने में भी आसानी होगी। तो सर पहला महाजनपद की बात करते हैं तो ये है अंग। अंग की जो राजधानी थी सर चंपा थी, और ये आज के आधुनिक भागलपुर और मुंगेर बिहार क्षेत्र के करीब ये अंग महाजनपद था। इसके बाद मगध था। ये मगध जो महाजनपद था, ये महाजनपद लगभग सभी में शक्तिशाली जनपद के रूप में उदय हुआ। इसमें बहुत सारे वंशों ने शासन किया। बृहदत्त है वंश का शासक था। बृहदत्त का पुत्र जरासंध, इस जरासंध के पुत्र ने इसकी स्थापना की थी, इस महाजनपद की। तो आज के समय में जो पटना वाला एरिया है या गया वाला एरिया है बिहार के अंदर पे, तो ये जो बिहार या गया वाला एरिया है ये मगध जनपद के अंतर्गत में आता है। ठीक है। तीसरे बड़े जनपद की बात करते हैं तो इसमें काशी था। काशी की राजधानी उस समय भी वाराणसी थी, और आज भी वाराणसी के आसपास का जो एरिया है वह काशी जनपद के अंदर में आता था। बस कौशाम्बी इसकी राजधानी थी, और इलाहाबाद के आसपास का जो एरिया है, उत्तर प्रदेश का आज का हमारे इलाहाबाद का एरिया है, इसके आसपास का जो एरिया है वो वत्स के अंतर्गत आता था। इसके बाद करें वज्जी, विदेह या मिथिला नरेश वाली बात आपने रामायण में पढ़ी होगी। तो सर आज का जो दरभंगा बिहार वाला एरिया है या बिहार का मुजफ्फर वाला एरिया है, वो जो मुजफ्फर वाला एरिया है और दरभंगा बिहार वाला जो एरिया है वो हमारा जो है वज्जी महाजनपद के अंदर आता था, और इसको वैशाली के नाम से हम कह सकते हैं। तो सर ये वैशाली आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो कौशल, इसके बाद अगला जनपद है कौशल जो है, इसकी जो राजधानी थी श्रावस्ती थी। इसका आज का जो एरिया है फैजाबाद, गोंडा, बहराइच वाला जो एरिया आता है, बेल्ट आता है, फैजाबाद वाला बेल्ट जो आज का है वो उत्तर प्रदेश का है। तो ये श्रीवास्ती इसकी राजधानी थी कौशल जनपद की, और आज का फैजाबाद जो एरिया है वो इस महाजनपद के अंतर्गत आता था। इसके बाद हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर हम बिहार की बात करें, अभी उत्तर प्रदेश की बात किए। अब मध्य प्रदेश के अंदर एक महाजनपद था सर, 2 जनपद थे, जनरली महाजनपद थे वर्तमान मध्य प्रदेश में। एक थे अवंती, बहुत महत्वपूर्ण है, कई सारी पिक्चरों में आपने देखा होगा, और अवंती का एक्सप्रेस आपने देखा होगा। जनरली उज्जैन से लेके इंदौर से लेके मुंबई तो को जाने वाली अवंतिका एक्सप्रेस का नाम आपने सुना होगा। तो इसी अवंती के नाम से जो है उज्जैन का ही प्राचीन नाम अवंती था, और ये जो अवंती महाजनपद है मध्य प्रदेश का प्रमुख महाजनपद था। जनरली एक क्वेश्चंस यहाँ से कभी कभी पीएससी में कुछ साल पहले पूछा है कि निम्न में से कौन कौन से महाजनपद हमारे वर्तमान मध्य प्रदेश से हैं। तो अवंती और इसकी राजधानी उज्जैन, या उज्जैन का जो पुराना नाम था वो महिष्मती था, और जो मालवा मध्य प्रदेश में आता है। तो सर मैं बात कर रहा था कि मध्य प्रदेश के अंदर और एक जनपद है, तो वो है चेदी की राजधानी थी शक्तिमती। तो शक्तिमती सर जो आज का बुंदेलखंड वाला एरिया है मध्य प्रदेश का, सागर वाला जो एरिया है, सागर और जो ललितपुर वाला एरिया है उत्तर प्रदेश का, वो जो एरिया है वो शक्तिमती इसकी राजधानी थी। चेदी महाजनपद के अंतर्गत आते थे। अब मैं बात करता हूँ मल्ल की। मल्ल जनपद की राजधानी थी कुशावती। आज का उत्तर प्रदेश का गोरखपुर, बस्ती और देवरिया जिले में ये महाजनपद था। इसके बाद हम बात करते हैं मल्ल की बात करने के बाद हम बात करते हैं पंचाल की। तो अहिच्छत्र या कंपिल्य, आज का बदायूं वाला क्षेत्र, बरेली वाला क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश का है, ये पंचाल महाजनपद में आता था। कुरु, इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी। दिल्ली, मेरठ और हरियाणा के कुछ क्षेत्र इसमें शामिल है। कुरु के
कुरु एक महाभारत कालीन प्रसिद्ध क्षेत्र है। कुरुक्षेत्र की लड़ाई कुरु महाजनपद के वर्तमान स्वरूप में कुरु जहाँ जनपद था वहीं पर लड़ी गई थी। मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर। और जो आज का जयपुर वाला एरिया है, अलवार वाला एरिया है, भरतपुर वाला एरिया है, जो राजस्थान के आसपास के क्षेत्र हैं, ये जो राजस्थान के आसपास के क्षेत्र है सर, ये जो राजस्थान के आसपास के क्षेत्र हैं ये मत्स्य जनपद में आते थे। इसके बाद हम बात करते हैं कंबोज की। तो कंबोज की राजधानी जो थी वो हाटक थी, ठीक है। और हजारा जो क्षेत्र है हमारा, राजौरी और हजारा क्षेत्र, ये कंबोज महाजनपद का पार्ट था। इसके अलावा हम बात करते हैं सूरसेन की। सूरसेन आज का मथुरा, उस समय भी मथुरा था और आज का भी मथुरा है। मथुरा का नाम कभी चेंज नहीं हुआ। तो सूरसेन महाजनपद मथुरा में है। मथुरा आज वर्तमान मथुरा मतलब सूरसेन महाजनपद था। उसके बाद गोदावरी नदी का वर्तमान क्षेत्र दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था असमक इसकी राजधानी थी पोटली या पोतन और आधुनिक पोटली पोतन से ही पत्तन शब्द का निर्माण हुआ है। पत्तन जनरली बंदरगाह को बोला जाता है। तो जो गोदावरी नदी का क्षेत्र था दक्षिण भारत का, ये असमक जनपद था। और गंधार जो जनपद था ये तक्षशिला इसकी राजधानी थी। रावलपिंडी और पेशावर मतलब वर्तमान पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है इस जनपद के अंदर में आता था। तो इस एक एक करके हमने इन जनपदों के बारे में देखा। तो कोई बात नहीं, कोई ज़रूरी नहीं कि ये जनपद याद रहे। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण जनपद है वो हमें याद होना जरूरी है। जैसे कि मध्य प्रदेश से दो महाजनपद के वर्तमान स्वरूप के मध्य प्रदेश से दो महाजनपद थे। एक चेदी था, दूसरा अवंती था। चेदी वर्तमान में जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है वो चेदी जनपद के अंतर्गत है। और जो अवंती वाला जो क्षेत्र है वो उज्जैन वाला या मालवा क्षेत्र जो है हमारे मध्य प्रदेश का, ये अवंती जनपद के अंतर्गत था। ये मध्य प्रदेश की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। और सबसे शक्तिशाली जो जनपद है ये मगध है। और हम इसको अब मगध के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मगध राज्य के उत्कर्ष के बारे में हम थोड़ा सा इसका को जानते हैं। तो सर जनरली जहाँ तक कहा जाता है कि सबसे शक्तिशाली राज्य मगध की उत्कर्ष की स्थापना हुई, तो इसके स्थापना से पहले जो इसका संस्थापक था वो बृहदत्त था। कौन था? बृहदत्त था। और इसकी जो राजधानी थी वो गिरिब्रज थी, राजगृह थी। और गिरिब्रज थी, राजगृह थी। और जो बृहदत्त था इनके पिताजी थे जरासंध के पिताजी थे। तो आज का जो मगध की बात कर रहे हैं तो ये पटना और बिहार वाली बात चल रही है। पटना बिहार की राजधानी सर आज भी क्या कहते हैं पटना है। और मगध उस समय से शक्तिशाली है और बिहार आज भी शक्तिशाली है। तो हम बात करते हैं कि इसमें सबसे पहले जो शासन किया वो था हर्यक वंश। हर्यक वंश का शासन हुआ। सबसे पहला शासक था वो हर्यक वंश का था। और हर्यक वंश की जो स्थापना की थी उसने बिंबिसार ने की थी। 544 ईसा पूर्व की बात है। बौद्ध धर्म ग्रंथ आगंतुर निकाय के अनुसार हमें जानकारी मिलती है इसकी कि हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था और 544 ईसा पूर्व में वो मगध की गद्दी पे बैठा। ठीक है सर। बौद्ध धर्म के अनुसार हमें ये भी जानकारी मिली कि 544 ईसा पूर्व में जब हर्यक वंश का शासक मगध की गद्दी में बैठता है बिंबिसार, तो यह बौद्ध धर्म का ही अनुयायी था और एक पहला ऐसा भारतीय शासक था, यह पहला मगध का पहला ऐसा शासक था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पे बल दिया था या प्रशासनिक व्यवस्था पे जोर दिया था। जनरली 544 ईसा पूर्व के जितने भी शासक हुआ करते थे, 544 ईसा पूर्व के कोई भी शासकों ने कभी भी प्रशासनिक व्यवस्था पे जोर नहीं दिया था। जैसे तैसे वो अपने शासन को चलाते आ रहे थे।
लेकिन जैसे ही बिंबिसार मगध की गद्दी पे बैठता है, वैसे ही एक प्रशासनिक व्यवस्था का एक आरंभ वहाँ से हम मान सकते हैं। यह प्रशासनिक व्यवस्था का जो क्रम है, उसका जो स्टार्टिंग है, हम वहाँ से मान सकते हैं। उसके बाद फिर बिंबिसार ने बृहदत्त को हरा दिया। बिंबिसार ने बृहदत्त को हरा दिया और अंग राज्य को मगध में मिला लिया। ठीक है, बिंबिसार ने बृहदत्त को हराया और अंग राज्य को मगध में मिला लिया। तो सर ये मगध और अंग और मगध मिलके फिर से अब क्या हो गए, मगध हो गए। तो अपना एक साम्राज्य बड़ा हो गया, युद्ध के द्वारा इसने हराया था। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसने राजधानी बनाई। गिरिब्रज या राजगृह जो राजधानी थी मगध की, ये बिंबिसार ने बनाई थी। और मगध पर बिंबिसार ने 52 वर्षों का शासन किया। उसके बाद फिर ये 52 वर्षों के शासन के बाद अपने परलोक धाम को सिधार गए। तो उसके बाद बिंबिसार ने उस समय क्या, ये बिंबिसार जो थे महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। 544 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। तो बिंबिसार के राज दरबार में एक राजवैद्य हुआ करता था, जीवक। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है सर जीवक, क्योंकि लास्ट ईयर एमपीपीएससी 2020 या 21 की बात है। इसमें बिंबिसार जी के द्वारा जो राजवैद्य जीवक को भेजा गया था, तो वो क्वेश्चन में पूछा गया था कि सर किसके द्वारा और किस राज्य से भेजा गया था। तो मगध राज्य से भेजा गया था और बिंबिसार द्वारा भेजा गया था, इसका वहाँ पे आंसर आता। तो इसके बाद जब अवंती के जो राजा थे, अवंती मतलब आज के उज्जैन के जो राजा थे सर, चंड प्रगोत, ये क्या होता है, पांडु रोग से पीड़ित थे। पांडु रोग मतलब आज का जो वर्तमान स्वरूप कहा जाए रोगों का, तो पीलिया रोग से पीड़ित थे। तो पीलिया रोग से ग्रसित थे। उस समय बिंबिसार ने फिर जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा। उसके बाद फिर मगध राज्य और अवंती राज्य की दोस्ती हो गई। और अवंती राज्य और मगध राज्य की दोस्ती होने के बाद अवंती कुछ समय पश्चात जब मगध राज्य संकट में स्थित था, अपने कहते हैं साले के राज्य में मगध के शासक ने आक्रमण किया था, तब हम जाके हम मध्य प्रदेश से हैं तो हम बोल सकते हैं। तो जो चंड प्रगोत जी ने जाके बिंबिसार की युद्ध में मदद की थी। बिंबिसार ने जनरली अपने मगध राज्य को फैलाने के लिए या विस्तार करने के लिए कुछ युद्ध का सहारा लिया, कुछ वैवाहिक संबंध का सहारा लिया, कुछ राजनीतिक संबंध का सहारा लिया। इस 3 तरीके के सहारों के साथ या इस 3 तरीके के संबंध विकसित करके इन्होंने अपने मगध राज्य को शक्तिशाली राज्य बनाया या सुदृढ़ता प्राप्त की, सुदृढ़ता दी। बिंबिसार के बारे में सर ये कहा जाता है कि इसने कुछ अनेकों विवाह किए और उसके बाद वैवाहिक संबंध स्थापित करके भी अपने कुछ राज्यों का विस्तार किया। तो जैसे कि बात करते हैं कि बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित करने के बाद अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोसला से विवाह किया और वैशाली के पुत्र चेटक की पुत्री चेलन्ना से तथा मध्य देश आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी किया। तो इन शादियों के फलस्वरूप इसे वैशाली, कोसल और मद्र, इन 3 देशों का राजपाट मगध में मिलाया गया। तो इस प्रकार से वैवाहिक संबंध के बनाकर भी बिंबिसार ने अपने साम्राज्य की विस्तार किया। अब बात करते हैं कि अब इतना सारा साम्राज्य तो सर बनाया, राजा बना, साम्राज्य बनाया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? तो सत्ता के भूखे इनके बेटे थे, अजातशत्रु इनका नाम है इनके बेटे का। तो अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी। तो 493 ईसा पूर्व की बात है, 52 साल लगभग इन्होंने शासन किया है। तो 493 ईसा पूर्व में अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी। अजातशत्रु का पूरा नाम कुणिक था, उपनाम कुणिक था और प्रारंभ में वो जैन धर्म को
मानता था। तो इस तरीके से बिंबिसार के साथ अजातशत्रु मगध साम्राज्य का राजा बनता है। और मगध साम्राज्य का राजा बनने के बाद इस अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था, इसका नाम कुणिक था। इसने 32 वर्षों तक शासन किया। इसके बाद इन्होंने अपने पिताजी को मारा, तो इनका बेटा भी उसके पिताजी को मारेगा। तो अजातशत्रु की मृत्यु उसके बेटे के द्वारा कर दी जाती है। तो इनके बेटे का नाम है नागदशक, सॉरी